गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं आपको अल्पना सोनी आपको पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार। तो बच्चों पढ़ते हैं लेसन 4। वर्ण भाषा का मूल आधार है। एक या एक से अधिक वर्णों ध्वनि से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि शब्द को शब्द कहते हैं। वर्णों का एक ऐसा मेल जो एक निश्चित अर्थ को प्रकट करता है शब्द कहलाता है। बोलचाल की भाषा में ऐसे भी बहुत से शब्द प्रयोग किए जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दों पर विचार नहीं किया जाता है। जैसे कि शब्द दो तरह से होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों का अर्थ निकलता है और निरर्थक शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक तथा स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्दों के बिना भाषा का कोई भी अस्तित्व नहीं। ये भाषा की संपदा है। प्रत्येक शब्द किसी न किसी भाव या विचार को प्रकट करता है और उसका वाक्य में अपना एक स्थान होता है। समय के साथ अनुपयोगी शब्द लुप्त हो जाते हैं और आवश्यकता के अनुसार नए शब्द आ जाते हैं। किसी भी भाषा के शब्द समूह को उसका शब्द भंडार कहते हैं। हिंदी भाषा उस समुद्र के समान है जिसमें अनेक शब्दों की नदियां आकर मिलती हैं और हमारे देश पर अनेक शासकों ने शासन किया है। उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में अपना लिए गए। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा व्यापार के लिए भारत आने के कारण बहुत से नए शब्द हमारी भाषा में आ गए। भाषा कुछ शब्द आवश्यकता के अनुसार स्वयं गढ़ती है और कुछ विदेशी भाषाओं से आ जाते हैं। जैसे कि हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हमारी हिंदी भाषा का रूप बहुत ही विस्तृत है, बहुत विशाल है और इसमें जैसे कि बताया गया है कि अन्य भाषाओं के शब्द भंडार से भी हमने अपनी हिंदी भाषा में शब्द शामिल कर लिए हैं। कुछ अनायास आ गए हैं, कुछ बाहरी लोगों के आगमन से हैं। इस तरह से हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द भी शामिल हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण कि इसे कैसे वर्गीकृत किया गया है, किन आधार पर किया है। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधार पर किया जाता है। पहला है स्रोत, अर्थ, प्रयोग, रचना और व्याकरणिक प्राकार्य। सबसे पहले हम देखते हैं स्रोत के आधार पर। स्रोत का अर्थ है मूल या उद्गम स्थान। कोई भी शब्द भाषा में कहाँ से आया है, किस रूप में स्वीकार किया गया है, किसी अन्य भाषा के शब्द के साथ मिलकर मूल शब्द ने एक नया रूप बना लिया है। इस आधार पर शब्दों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर वर्गीकरण कहा जाता है। और स्रोत के आधार पर शब्दों को भी 5 वर्गों में बांटा गया है। तो स्रोत के आधार पर हम पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। सबसे पहले हम आते हैं तत्सम शब्द। बच्चों पिछले क्लास में हमने पढ़ चुके हैं, मतलब जैसे कि क्लास 7th की बात करें उसमें भी हमने ये सब पढ़ा है और हम ये वही चीज़ इसको आगे पढ़ने जा रहे हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द को जो हम बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उन्हें तत्सम कहते हैं। तत्सम यानी कि जो शब्द हिंदी और संस्कृत में समान है। जैसे हृदय, रक्षा, अग्नि, तो हम संस्कृत में भी अग्नि कहते हैं और हिंदी में भी जैसे अग्नि को पर्यायवाची लिखते हैं। माता शब्द संस्कृत में भी कहते हैं और हिंदी में भी माता कहते हैं। इस तरह से ये तत्सम शब्द है। अब तद्भव शब्द, वे संस्कृत शब्द जो कुछ परिवर्तित यानी या तो बदल गए हैं या बिगड़े रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे संस्कृत में हम अग्नि पढ़ते हैं और तद्भव में हम आग शब्द लिखते हैं। उसी का रूपांतरण सूरज, चांद, काम, ये सारे तद्भव शब्द हैं जिनके संस्कृत में रूप कुछ और लिखे जाते हैं और हिंदी में कुछ और। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण की एक तालिका दी हुई है, तो बच्चों इसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे तत्सम शब्द तद्भव में आके बदल जा रहे हैं। जैसे हम तत्सम में कहते हैं निद्रा,
और हिंदी में तद्भव में हम कहते हैं नींद, तत्सम में हम कहते हैं दधी और तद्भव में हम कहते हैं दही। यानी हिंदी भाषा में उसका रूप कुछ बदल जाता है। तो यहाँ के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों देशज शब्द। जो शब्द देश के विविध प्रांतों और जातियों की बोलियों से क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, यानी जैसी आवश्यकता रहती है या गांव या क्षेत्र विशेष में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ये देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, थैला, धड़कन, टांग, गाड़ी, झोपड़ी, डिब्बा, जो एक जगह विशेष में ही ज़्यादातर बोले जाते हैं। फिर आते हैं हम विदेशी शब्द। जैसे कि हमने पहले ही बात की है कि विदेशी शब्द हमारी हिंदी भाषा में अन्य भाषा भाषियों के आने से भी और कुछ विदेशी आक्रमणकारियों से, कुछ व्यापार की वजह से भी विदेशी शब्द आकर जुड़ गए हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में जुड़ गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी पर अनेक भाषाओं का प्रभाव है। अंग्रेजी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द अब हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, रेडियो, संतरा, पादरी, तौलिया। यानी ये कुछ अंग्रेजी भाषा से लिए हैं, कुछ हमने अरबी फ़ारसी से लिए हैं, कुछ पुर्तगाली शब्द हैं। इस तरह से इन्हें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से हिंदी भाषा में प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। जुर्माना, ताकत, फ़ौज, गिरफ्तार, तूफ़ान, तारीख, कानून, दरवाज़ा, ज़मीन, अचार आदि ऐसे शब्द, ये सब विदेशी शब्द हैं। अब हम आते हैं संकर शब्द। जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। भिन्न भाषा जैसे हिंदी और संस्कृत के शब्दों को जोड़ने से। जैसे शब्द है वर्ष, गांठ, कपड़ा उद्योग, पूंजीपति, मांग, पत्र। जैसे मांग हिंदी शब्द है और पत्र संस्कृत का है, तो ये बन गया मांग पत्र। इस तरह से और भी कई यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। अब हम दूसरा आधार पढ़ने जा रहे हैं। अर्थ के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण। यद्यपि शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, परंतु प्रयोग और प्रसंग के अनुसार उसका कोई दूसरा अर्थ भी निकलता है। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद हैं। यहाँ पर एकार्थी है, अनेकार्थी है, पर्यायवाची है, विलोम है, श्रुति सम भिन्नार्थक है और वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द यानी जिसे हम वन वर्ड कहते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं एकार्थी। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी कहते हैं। जैसे माता, उंगली, गाय, घोड़ा, यानी इनका एक ही अर्थ निकलता, कोई दूसरा अर्थ नहीं है। अब हम आएंगे अनेकार्थी। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थ में किया जाता है, उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। जैसे लाल, लाल शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, एक होता है बेटा और एक होता है लाल रंग। कुल, कुल यानी होता है वंश और कुल यानी कि सब, जिसे हम टोटल भी कहते हैं। इस तरह से यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिनके 2-2 अर्थ निकलते हैं। अब पढ़ेंगे हम पर्यायवाची शब्द। इनसे तो आप भली भांति परिचित हैं। जैसे कि बादल, बादल को जलद, मेघ, नीरद भी कहते हैं। रात को निशा, रात्रि, रजनी कहते हैं। मतलब एक ही शब्द के और भी इस तरह से समान अर्थ निकलने वाले शब्द पर्यायवाची हैं। अब हम आते हैं विलोम शब्द। विलोम यानी कि जो शब्द है हमारे सामने उसका उल्टा, विपरीत अर्थ देने वाला। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे खट्टा का मीठा, सुगम का दुर्गम, कटु का मधुर। इस तरह से ये विलोम शब्द है। अब हम आगे देखेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति सम का मतलब होता है जो सुनने में समान लगे, और भिन्नार्थक से तात्पर्य है कि जिनके अर्थ भिन्न भिन्न निकलते हैं। हो सकता है कि शब्द एक से दिखने में या सुनने में हो, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे होता है अन्न, अन्न का होता है मीनिंग अनाज, और उससे मिलता जुलता वर्ड है अन्य, अन्य का दूसरा अर्थ है दूसरा। अब नीर, नीर को हम पानी कहते हैं। दूसरा वैसे ही शब्द है नीड, नीड यानी घोंसला। तो इस तरह से हमें कुछ शब्द सुनने और लिखने में लगभग एक से दिखते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग निकलते हैं। ये भिन्नार्थक।
अब हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे हम वन वर्ड कहते हैं। जैसे जल में रहने वाला, जलचर, शिव की उपासना करने वाला, शैव। इस तरह से ये वन वर्ड ये इसमें आते हैं। तो हमने पढ़ा दूसरा आधार। अब हम पढ़ेंगे बच्चों तीसरा आधार, जो कि प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को कैसे बांटते हैं। भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है, एक सामान्य शब्द और दूसरा है तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द दैनिक जीवन में बोलचाल के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। व्यक्ति जैसे बोलते हैं नदी, पहाड़, खाना, कपड़ा, मकान, रोटी, मित्र, घर, पंखा आदि, ये सामान्य शब्द हैं। हम तकनीकी शब्द पर ध्यान देंगे तो वे शब्द जो किसी विशेष विषय, व्यवसाय, विज्ञान आदि से संबंधित होते हैं तो तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे कंप्यूटर, लेबोरेटरी, डॉक्टर, इंटरनेट, मिसाइल, सचिव, संज्ञा, निदेशालय, जीव विज्ञान, जीवाश्म, वरिष्ठ, विराम चिन्ह आदि, ये किसी न किसी विषय या व्यवसाय से जुड़े हुए शब्द हैं। अब हम देखेंगे चौथा प्रकार है रचना के आधार पर। शब्द का हम चौथा आधार देख रहे हैं और इस चौथे प्रकार में हम देखेंगे कि रचना का अर्थ होता है बनावट, कि वो शब्द कैसे बना। बनावट या रचना के आधार पर भी शब्द के तीन प्रकार होते हैं। एक होते हैं रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। रूढ़ शब्द हिंदी भाषा के वे शब्द हैं जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के साथ प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी परंपरागत रूप से जैसे कि तैसे प्रयोग किए जा रहे हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये किसी सामान्य और प्रचलित अर्थ का बोध कराते हैं और रूढ़ शब्द के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे आदमी शब्द है, हम इसको बांटकर इसका कोई भी अर्थ नहीं निकाल सकते। जैसे घर, घर, घर शब्द को भी अलग करने पर इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अब हम बात कर रहे हैं यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्द या शब्दांश से मिलकर बने होते हैं और इन शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। और इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं, यानी इन्हें दो भागों में जब जैसे विभक्त किया जाए तो वे सार्थक शब्द होते हैं, दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे रेलगाड़ी शब्द अलग करेंगे तो रेल प्लस गाड़ी दोनों का मीनिंग निकल रहा है। प्रयोगशाला, प्रयोग प्लस शाला, तो प्रयोग का भी मीनिंग है और शाला का भी है। तो इस तरह से यौगिक शब्द में विग्रह करने पर इनका अर्थ निकलता है। अब आते हैं योग रूढ़ शब्द। दो या दो शब्द से अधिक शब्द या शब्दांश से मिलकर बने होते हैं, किंतु उनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए नहीं किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जलज यानी जल यानी पानी और प्लस ज से उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। जल में मछली, मोती, सांप, कछुआ भी उत्पन्न होते हैं, परंतु जलज को केवल कमल के लिए प्रयोग करते हैं। और कुछ अन्य उदाहरण हैं जैसे निशाचर, चतुर्भुज, पीताम्बर, लंबोदर। ये इस तरह के कुछ शब्द दिए हैं जो कि ये योग रूढ़ समास के अंतर्गत आते हैं, ऐसे शब्द। तो हम बात कर रहे हैं योग रूढ़ शब्द की, कि योग रूढ़ शब्द दो शब्द या अधिक शब्द के योग से बनते हैं, किंतु अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे कि हम और भी शब्द देख सकते हैं कि वीणा पाणी, यानी जिसकी वीणा यानी कि वीणा बजाने वाली, और पाणी यानी जिनके हाथ में वीणा है। तो इस तरह से अर्थात सरस्वती जी। अब हम लंबोदर कहें तो इसका विग्रह होगा लंबा प्लस उदर, यानी लंबोदर, जिनका उदर लंबा हो, अर्थात गणेश जी। दशानन कहेंगे 10 प्लस आनन, यानी जिसके 10 सिर हैं, अर्थात रावण। तो इसका विग्रह करने पर इसका अर्थ किसी विशेष के लिए जाता है, तो ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हम पांचवा आधार देखने जा रहे हैं व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को दो भागों में बांटा है, विकारी और अविकारी। इसे हम पहले भी हिंदी में पढ़ चुके हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। विकारी और अविकारी में कि विकारी शब्द का रूप वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल
आदि के कारण बदल जाता है, इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी के भी 4 भेद होते हैं, मतलब विकारी शब्दों में वाक्यों में परिवर्तन होता है, और सीधे शब्दों में कहा जाए तो अविकारी शब्दों को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों यदि वाक्य में आते हैं तो इनमें परिवर्तन संभव है। जैसे कि मैं का हम हो जाता है सर्वनाम में, संज्ञा में भी परिवर्तन आता है, जैसे लड़का शब्द है तो वाक्य में हम लड़की शब्द का प्रयोग बदल के लिख के कर सकते हैं, तो ये होगा विकारी शब्द। अब हम अविकारी की बात करें कि जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य के कारण बदलते नहीं हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द के भी 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्योंकि क्रिया विशेषण को भी हम वाक्य में जैसा दिया है वैसे ही प्रयोग करते हैं। जैसे क्रिया विशेषण शब्द हुआ तेजी की, कार बहुत तेज़ी से आ रही है, तो हम उसे वैसा ही प्रयोग करेंगे क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बता रही है। फिर है संबंध बोधक कि इसमें संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के साथ संबंध स्पष्ट होता है। समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन की बात कर रहे हैं हम, और, अथवा, केवल, किंतु, ये सारे समुच्चय बोधक वर्ड हैं। विस्मयादि बोधक जो आश्चर्य प्रकट करते हैं, अरे, वाह, इस तरह से ये विस्मयादि बोधक शब्द को भी हम वाक्य में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। तो विकारी में परिवर्तन संभव है और अविकारी शब्दों में कोई भी वाक्य में परिवर्तन नहीं किया जाता। इन सभी के विषय में आगे आने वाले अध्याय में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो बच्चों, आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इसके अभ्यास कार्य से भी आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। थैंक यू।